जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद और ये हमारा होने वाला है पार्ट सेकंड वीडियो। और पार्ट फर्स्ट वीडियो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और वो हमारा जो वीडियो आपको अगर देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक उसी का मिलेगा, है कि नहीं है। और ये हमारा क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैथ में हम लोग क्या ख़त्म कर दिए, त्रिकोणमिति पूरा ख़त्म। और क्या है, एपी समानांतर श्रेणी, वो भी NCERT फॉर्मूला सहित थ्योरी सहित सब समाप्त हो गया है। ये अगर पूरा आपको देखना है तो क्रैश कोर्स क्लास 10th प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको टोटल मिलेगा पार्ट बाय पार्ट, है कि नहीं है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। और हालांकि बहुत सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है वन शॉट, बल्कि ये वन शॉट नहीं बल्कि टू शॉट होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और हम छोटा छोटा पढ़ाना चाहते हैं ताकि लेकिन भी बोर ना हो सके। ना तब बैठ करके मच्छी मार रहा है, कोची पढ़ा रहे हैं समझ में ना रहा है, इसीलिए छोटा छोटा पढ़िए और एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट कीजिए ताकि आप लोग को पढ़ने में एकदम इंटरेस्ट जगल रहे, है कि ना है। तो बिना समय गवाए अब बिट्टू आप चल रहे हैं, हम लोग कहाँ, घर पे नहीं जाएंगे। देखिए जो पिछला क्लास में ख़त्म हो गया है बाबू, उस सब हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या ख़त्म हो गया है कि नहीं है। तो सबसे पहले पढ़े थे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, अपने देश के प्रति प्यार लगाव और अच्छा सोच रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और जो व्यक्ति अच्छा सोच विचार नहीं रखते उसे देशद्रोही कहते हैं, है कि नहीं, जिसमें मनीष है, कोई दिक्कत, चलो वो घर द्रोही है। अब देखिए, और जिस व्यक्ति के मन में ये भावना जगता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, आए सुन में। और जिस व्यक्ति के मन में उटपटांग भावना जगता है उसे देशद्रोही कहते हैं, आए सुन में। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू, बिना समय गवाए। ऐसे हो जाओ, ऐसे हो वो, हाँ पर्दा खुल गया। उसके बाद हम आपको बताए थे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, लुई 16वां था शासक, एकदम भ्रष्टाचार था इसके समय में, भ्रष्टाचार का बोलबाला, बाकी सबके मुंह काला, है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। मतलब इसके राज में देखिए बाबू, लुई 16वां लिखा हुआ है, इसके राज में है अच्छा नाम को कोई चीज़ें नहीं था, बाकी सब खराब के सपोर्ट करता था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सब बाबू एकदम विस्तार से पढ़ाया हुआ है कि नहीं है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद कहा था कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसके अच्छा अच्छा काम कोची कोची हुआ। तो ये आपका अच्छा अच्छा काम है जो आगे पढ़ाया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। फिर हम आपको बताए थे सामंतवाद क्या होता है, मध्यम वर्ग क्या होता है। मध्यम वर्ग का मतलब न ज़्यादा अमीर और नहीं ज़्यादा गरीब, उसे क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब हम उसके बाद बताए थे सर्वाहारी वर्ग। सर्वाहारी वर्ग क्या होता है, देखो सर्वहारा वर्ग का मतलब ये वर्ग होता है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, इसमें अमीरों को कोई जगह नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। साम्राज्यवाद मतलब कि जब छोटा कोई लेकिन कुर्सी पर बैठल रहे उसको दो थाप मार के उठा के कुर्सी हथिया लेना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। मतलब कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती कब्जा करके और उस पर अपना शासन कब्जा करना साम्राज्यवाद कहलाता है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। लुई कितना पढ़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट बताए थे। नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का नाम था, क्या था, नेपोलियन दी बोनापार्ट। और इसका जन्म क्या होता, 15 अगस्त 1769। हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, इनका हुआ 1769 में। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, इनका भी जन्म 15 अगस्त को। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो नेपोलियन बोनापार्ट राजनीतिक में अपना पहला कदम कब रखें, 1789 ईस्वी में। और ये पूरा तरह से सम्राट कब बने थे, 18 मई 1804 ईस्वी। देखिए अगला स्लाइड में होगा बाबू, 18 मई 1804 ईस्वी सम्राट बन गए थे। और उन्होंने अपना कानून बनाया जिसे क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन द्वारा बनाया गया कानून का नाम क्या था, नेपोलियन संहिता था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये आपको पढ़ाया हुआ है बाबू, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आगे बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद चल रहा था उदारवादी, क्या हम उदारवादी पढ़ा दिए थे। चलो तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा उदारवादी किसे कहते हैं। चलो देखो उदारवादी क्या करते हैं और समझते हैं बाबू उदारवादी को एकदम विस्तार से।
कहता है उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे। क्या थे? एक अलग ही विचारधारा के लोग थे। और कैसा विचार करते हैं, हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। जो आर्थिक समानता पर प्रबल देते थे। आर्थिक समानता पर क्या करते थे? प्रबल देते थे। पूरा डिफिनेशन यहाँ तक पढ़ लीजिए, इसका मतलब समझा देंगे, ठीक है। फिर कहता है उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर प्रबल देते थे। वैसे व्यक्ति जो गरीबों को आगे बढ़ाना चाहता है उसे ही उदारवादी व्यक्ति कहते हैं। मान के चले उदारवादी उसे कहते हैं, तो फिल्म देखता है ना जी, तो फिल्म में होता है हीरो। हीरो क्या करता है ना कि जितना भी बड़ा बड़ा आदमी है ना, उसके पैसा लूट के और गरीबों में बांट देता था। क्या करता था? गरीबों में बांट देता था। तो उसी हीरो को कहेंगे उदारवादी। क्या कहेंगे? उदारवादी। उदारवादी का मतलब कि आर्थिक समानता, मतलब जो पैसा कौड़ी से जो अमीर है ना उसको उठाना, जो गरीब है उसको उठाना और जो अमीर है उसको गिराना। मान के चलो कि हमारा अमीर गरीब इतनी सुन है और अमीर इतना है, तो अमीर के पास इतना काट के और इसमें जोड़ दो, तो बताइए हुआ कि ना हुआ? एकदम एक समान है कि नहीं है? थोड़ा सा बढ़ने दो ना, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। आए सुन में, तो उदारवादी इसी को कहते हैं बाबू कि गरीबों को एकदम नज़र रखते हुए आर्थिक समानता को एकदम बनाए रखना। मतलब कि जो ज़्यादा गरीब है उसको थोड़ा सा पैसा उसा दे करके और गरीब और अमीर को एकदम संतुलन करना। आए सुन में, बराबर करना। आए समझ में? कोई दिक्कत? उसी को क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला स्लाइड में चलिए। अब कहता है देखो जोल्बेराइन क्या है। जोल्बेराइन क्या है? तो जोल्बेराइन बताएंगे बाबू एक व्यापारिक संगठक था। जोल्बेराइन क्या है? एक व्यापारिक संगठन है जो क्या करता था ना कि गरीब, पहले क्या करता था कि राजा जाता था। कौन? राजा लोग जाता था और गरीबों से टैक्स वसूलता था। टैक्स मतलब कर। आज सुन में, कर वसूलता था। अगर मान के चलो कि 1 बीघा में हमारे 50 मन, 1 बीघा में कितना? 50 मन तो हो नहीं सकता है। 10 मन अगर हमारा चावल हुआ है, 10 मन चावल हुआ है, तो राजा जाता था और 8 मन उठा के ले आता था। एकदम ज़्यादा से ज़्यादा जाता था, कोई भी एकदम रहम नहीं करता था। और जो नहीं देता था उसको मारता भी था। और सोचिए, तो उसी लोग क्या किया कि एक संगठन बनाया व्यापारी लोग मिल के कि देखिए राजा जो जाता है वो क्या करता है, गरीब पर अत्याचार कर कर के और सबसे क्या करता था? पैसा वसूलता है, अनाज वसूलता है। तो हम लोग एक संगठन बनाते हैं और राजा को उकसाते हैं कि देखिए राजा जी, राजा जी मतलब वो राजा जी, देखिए राजा जी, देखिए राजा जी, देखिए कि आप इस पूरे सम्राट के राजा हैं, इस पूरे साम्राज्य के क्या हैं? सम्राट हैं, राजा हैं। अब बताइए आप दूसरों को गली गली चलिएगा चावल दाल के लिए, ये शोभा देता है? तो कहता नहीं, शोभा तो नहीं देता है। तो क्या करें? तो ठीक है, हम लोग का एक संगठन है, हम लोग संगठन बनाते हैं और हम लोग ही आपके जाएंगे और उनसे वसूल करके लाएंगे और आपको देंगे। लेकिन जोल्बेराइन एक ऐसा था ना जो अत्याचार नहीं करता था। अगर वो नहीं दे रहा है तो उसको बोले कि अगला महीने को चाहिए। ये राजा करता था, मारता था, बड़ी मार मारता था। तो बताइए जोल्बेराइन ने एक संगठन बनाया और संगठन के तहत क्या किया कि जिसके पास अगर मान चलो कि कम खेती है, कम अनाज है, तो उससे कम लेता था। लेकिन राजा क्या करता था? तुम खाओ चाहे भूखे मर जाओ, हमको क्या दिक्कत है, हमारा दो, हमारे पहले पेट भरे के चाहिए, है कि नहीं है? तो देखिए क्या कहता है, देखिए जोल्बेराइन एक कौन सी संगठन है बाबू? व्यापारिक संस्था है जिनका गठन 1834 ईस्वी में प्रसा ने किया था। ऐसा सुन में, तो 1834 ईस्वी में किसका संगठन हुआ था बाबू? जोल्बेराइन का। और जोल्बेराइन का संगठन किसने किया था? प्रसा ने। किसने? प्रसा ने। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों में रक्षा करना था। ऐसा सुन में, फिर कहता है संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कर दिया। क्या कर दिया? आर्थिक रूप से एक कर दिया। एक यहाँ पे लिख दिया, एक कर दिया। ऐसा सुन में, कोई दिक्कत? यहाँ पे विशेष करके किस पर? गरीब किसान पर और व्यापारी पर था। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? चलिए अगला स्लाइड के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो है नेपोलियन बोनापार्ट जी का अंत होने वाला है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुए थे? तो
ये हमारे हुए थे जाकर के वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में हमारा क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ था, पराजय हुआ था, आत्मसमर्पण हुआ था। अब देखिए रूढ़वादी की पूर्ण स्थापना यहाँ से जारी होता है। तो सबसे पहले समझिए वाटरलू का युद्ध किसे कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध देखिए, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में क्या हुआ, लड़ा गया था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। तो आपसे पूछेगा एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में कि नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध कौन सा था। अरे तो कौन सा था, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध, छोला भटूरा ना खाया जी, वहीं से याद रखो ना जी, वाटरलू मतलब छोला भटूरा, वाटरलू युद्ध है सुन में। तो बताइए नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध कब हुआ था। 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर कहता है इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस, एक तरफ मात्र फ्रांस था, उस तरफ बड़ी मानी था। देखो दूसरे तरफ था रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। तो बताओ बाबू, हम अकेले तो नहीं 4-5-6 गो हमारा छोड़ देगा, मारे कि नहीं मारेगा। तो सोच कितना भी शक्तिशाली 5-6 आदमी की झेल सकता है जी, नहीं झेल सकता है। अब तो नहीं देखा हीरोइन के, अरे हीरोइन 20-20 आदमी मार देता है। अरे तो हीरोइन खाली फिल्म में, और रियल लाइफ में जरा से पिटाता था ना वो, सॉरी कस के लग गया क्या सर, है कि ना है सन में। तो देखिए एक तरफ था फ्रांस और उधर रूस था, ब्रिटेन था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी है सन में। तो बताइए वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया। 18 जून 1815 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, फ्रांस और अनेक देश हुआ था। अनेक कितना, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के एक साइड फ्रांस, एक साइड था रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी। अब देखिए कहता है इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का मतलब होता है सरेंडर करना, हाथ उठा दिया कि अब हमको लड़न नहीं जाएगा, आप हमको बंदी बना लीजिए। क्या कर दीजिए, बंदी बना दीजिए। अब देखियो उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना, देखो जेल का नाम है, टापू का नाम है सेंट हेलेना नामक जेल में क्या किया, नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु कितने वर्षों में हुआ था, 52 वर्षों में हो गया था। और कब हुआ था, 1821 ईस्वी में। तो बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध कहाँ हुआ था, वाटरलू के मैदान में। कोई दिक्कत, बताइए नेपोलियन बोनापार्ट और कुछ पूछने लायक, हाँ किस टापू पर उसको भेजा गया था, सेंट हेलेना नामक टापू पर उसको भेजा गया था। और बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट को किस रूप में लेके गया था, कैदी के रूप में लेके गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक, याद हो जाएगा एकदम, टॉपिक वाइज टॉपिक इसको याद कीजिए, याद होना एकदम निश्चित है कि नहीं बाबू। तो देखिए एक बार और उसको देख लेते हैं अच्छा से थोड़ा सा। और देख कहता है वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था बाबू, 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया था। नेपोलियन का कौन सा युद्ध था, अंतिम युद्ध था। अब देखिए इस युद्ध के एक तरफ था कौन, फ्रांस, और उस साइड था रूस, ठीक है, कि सेना थे। अब देखिए इस युद्ध के हारने के बाद नेपोलियन ने क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना टापू पर भेज दिया गया। और कितने वर्षों में, 52 वर्षों में उसका जय राम खत्म कहानी, है कि नहीं है। उसके बाद देखो आयु में, अब कब किया गया था बाबू, 1821 ईस्वी में सेवा समाप्त। आए सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो तो बताओ बाबू कि कैदी के साल बन के रहा, गधा तुम। 1815 ईस्वी में वो कैदी बना, आओ तब बाबू यही लड़ाई लड़ा ना, और वही दिन नहीं कैदी बना था। और उसके बाद ही 52 वर्ष के बाद मर गया।
और यहाँ कब मरा था? 1821 में। तब 15 में कैदी बना और 21 में स्वाहा। तो बताइए क्या साल बचा? 6 साल वो कैदी बन के रहा। तो सेंट हेलेना टापू नामक तो कोची बन के रहा 6 साल तक कैदी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक चलिए आगे बढ़िए। अब कहता है कि वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। देखो बाबू, जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का स्वाहा स्वाहा हुआ ना, तो वहाँ पे एक वियना सम्मेलन हो गया। क्या हुआ? वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन जानते हो क्यों हुआ था? जितना भी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा अच्छा काम करल था, सबको रद्द कर दिया गया। सबको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया और अपना एक नया कानून बनाना शुरू कर दिया, जो इसमें लिखा हुआ है। देखिए, कहता है कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीतिक में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था लागू करना था। मतलब कि जितना भी बदलाव किया था राजनीतिक में, सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और आपको जानकारी होना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा काम किया था और सबको समाप्त करके क्या कर दिया गया? फिर से वही वाला व्यवस्था कर दिया गया। जैसे देखिए, 1789 से 1815 तक जो भी घटना, देखो 1789 में वो राजा बना था, 1804 में ना, तो 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटी है उसे दोहराया ना जाए और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया था उसे दबा दिया जाए। आए सुन में कोई दिक्कत? 1789 से लेकर 1815 तक जो भी काम हुआ था उसको दोबारा नहीं किया जा सकता है। और जो भी विकास किया था उस सब को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया, उसको दोबारा भी नहीं कर सकते हैं। और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसे कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, मतलब नहीं होना चाहिए। जैसा यूरोप में स्थिति है वैसा ही हमेशा रहना चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो नेपोलियन अच्छा आदमी था या खराब था? वो अच्छा आदमी था, लेकिन उसके अंदर अहंकार भर गया था। क्या हुआ? अहंकार। 2-4 गो राज्य पर कब्जा उब्जा कर लिया और फिर चल गया दूर लड़े। तो सबको क्या हुआ? सब कोई एकजुट मिल के उसको टप कर दिया। ऐसा में सब क्या किया? उसके अंदर लालच बुरी बला है और नेपोलियन बाबू के वही लेके डूब गया, लालच। वो सोचा कि अरे हमसे शक्तिशाली कौन है, तो उसके पास ये नहीं समझा कि हम एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 गो लकड़ी मिल जाए ना तो उसको तोड़ना क्या होगा? मुश्किल होगा। और वही सब क्या किया? ये सब मिल करके किया। ऐसा में कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो समझ में आ गया। अब देखो, वियना संधि कब हुआ था बाबू? संधि का मतलब सम्मेलन हुआ था। संधि का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। अब देखो, संधि का मतलब वो संधि नहीं, सर्वनाम संधि नहीं समझना। संधि का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। कब हुआ था? 1815। कोई दिक्कत? तो सम्मेलन वही ना हुआ था बाबूआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया ना? चलिए अब देखो, वियना संधि का अध्यक्ष किसे कहते हैं? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। ये वो शब्द आया है मेटरनिक। मेटरनिक इतना हरामी आदमी था कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत खराब था, एकदम बहुत खराब। अरे तो उन्हें पता नहीं है जी, ये मेटरनिक जो है सब देश को लड़वा के रख ले है। उस समय मेटरनिक इतना खत्म आदमी था, इतना खत्म कि सब देश को लड़वा के रख ले था। इतना खराब आदमी था एकदम मेटरनिक। उस समय सब मेटरनिक के पीछे पड़ल था। और चुगलखोरी करे में सबसे आगे, चुगलखोरी करे में सबसे आगे। इसके यहाँ जाता था तो ओकर शिकायत लेके, और उसके यहाँ जाता था ओकर शिकायत लेके, और दोनों के लड़वाता था। और दूर में पॉपकॉर्न बैठ के खाता था, पिक्चर देखता था। ऐसा में तो बताइए, आदमी है आदमी। हाँ, एगो ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। है सुन में? चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तब बताइए, वियना संधि का अध्यक्षता कौन था? मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। जो कहाँ का चांसलर है? ऑस्ट्रिया का चांसलर है। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो आने आएगा मेटरनिक। है सुन में? मेटरनिक को मिटार दो इसी से करके। ये मेटरनिक था जो पते नहीं चलता है कि लड़का है कि लड़की है कि नहीं है। क्लीवलिंग होगा। अब देखिए, अब कहते कि मेटरनिक कौन था बाबू, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। और ये आपका जानते हो कोची है?
मेटरनिक के बारे में पढ़ेंगे बड़ी विस्तार से, है कि नहीं, क्योंकि बहुत पूछा था मेटरनिक के बारे में, आप लोग देखिएगा। तो देखिए मेटरनिक का मतलब, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो एक घोर प्रक्रियावादी मतलब प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहनाम था हम राज तो करेंगे लेकिन कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसन है वैसने रहेगा, लेकिन हमको कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, ऐसन था ये। हम राज तो करेंगे जनता पर लेकिन जनता का भलाई नहीं करेंगे। इसका यही पूछता है कि बताइए कि मेटरनिक का नारा क्या था। तो आपको बताना है कि जनता पर शासन तो करेंगे लेकिन उसका भलाई नहीं करेंगे। आए सुन में, जनता पर शासन करेंगे लेकिन उसका भलाई नहीं करेंगे। अब देखिए कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। आए सुन में, तो बताइए नहीं करेगा। देखो अभी गरियावल जाता है इसको, मेटरनिक को जोन पढ़ाते होंगे वो गरियाते होंगे, ऐसन ऐसन था ही, है कि नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा आदमी है कि नहीं, वो बेचारा कुछ कुछ अच्छा सा काम किए हैं। अब देखिए अब कहता कि मेटरनिक युग क्या है या मेटरनिक काल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, मेटरनिक काल किसे कहते हैं, मेटरनिक काल किसे कहते हैं। तो मेटरनिक काल देखो बाबू 1815 से लेकर 1848 तक के जो समय है ना, उसी को क्या कहते हैं, मेटरनिक काल कहा जाता है। क्योंकि 1815 से लेकर 1848 तक के इसका बोलबाला था, है कि नहीं। 1815 से लेकर 1848 तक के जो समय था उसी समय को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहा जाता है। इसको युग भी कह सकते हैं तो काल भी कह सकते हैं। कहीं पूछे मेटरनिक युग क्या है या मेटरनिक काल क्या है, युग या तो काल। आए सुन में, मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक काल किसे कहते हैं। तो देखो 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक काल या तो मेटरनिक युग कहा जाता है। अब देखो यह ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो एक घोर प्रक्रियावादी राजा था। अब तो कहता है कि इसका मूल मंत्र क्या था, परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था। परिवर्तन मतलब कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई बदलाव होता था ना, चुगलखोरी करके, देखा तोरा बारे में ऐसे कही था बाबू, है कि नहीं, ऐसे कर करके खूब लड़वाता था। यहाँ तक कोई दिक्कत लेकिन चलो यहाँ तक समझ में आ गया, बड़ी ज़्यादा है हो। देखिए अब हम कह रहे हैं कि मेटरनिक कौन था, एकदम विस्तार से उसका पूरा पढ़ेंगे, एकदम जीवनी जवनी एकदम जो होता है ना, जननी एकदम पूरा जीवनी जननी सब पढ़ लेंगे। तो देखिए मेटरनिक कौन था, सॉरी मेजनी ना जी, मेटरनिक उतना ही था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और मेटरनिक का मूल मंत्र क्या था, उसका भलाई नहीं करो, जनता प्रशासन तो करो लेकिन उसका भलाई नहीं करो। और प्लस में मेटरनिक युग किसे कहते हैं, तो 1815 से लेके 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 बीच के समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया, याद हो जाएगा जी मनीष। चलो अब हम सहेंगे मेजनी। तो मेजनी को मेरा कोटि कोटि नमन है, बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, मस्त इंसान है। फ़ोन करके बुलाओ, तुमको बुला रहे थे जी, ऊपरे जाओ ना, है कि नहीं। देखिए तब मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ है सुन में। तो मेजनी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, हम जितना पूछते हैं उतना ही बताना। हम पूछे तुम्हारा पापा का नाम क्या है तो अगल बगल सबके पापा का नाम बता देता है, तो नहीं गधावन, है कि नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। अरे हम पूछे कब हुआ था, 1805 में, कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुआ था। कोई दिक्कत। इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, मेजनी को। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं रहते तो इटली का एकीकरण होना असंभव था। एकीकरण का मतलब होता है बाबू इटली को जोड़ा था। पहले इटली 300 भाग में बटल था, के भाग में, 300 भाग में। तो इसको क्या किए कि जोड़ते 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 3 भाग में कर दिए। आए सुन में, के भाग में, 3 भाग में। सोचो ना जी कि 300 से 3 भाग में करना समझता है कितना मुश्किल से। और साथ ही साथ वो मेटरनिक भी था, मेटरनिक होने से था वो चुगलखोरी करे में लगल। इटली का एकीकरण आपको पढ़ाएंगे, बहुत ज़बरदस्त है इटली का एकीकरण। देखिए समझ में आ गया ना। यह एक
कर्मठ, कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। ऐसा में दार्शनिक का मतलब होता है बाबू राजा के पास एक आदमी रहता दार्शनिक, जिससे राजा कुछ भी पूछता था, देखिए हम उस पर आक्रमण करेंगे, क्या हमारा जितना संभव है कि नहीं संभव है। तो दार्शनिक को जानते हो, दार्शनिक बहुत बुद्धिमान होता था। और दार्शनिक का मतलब तुम्हारा कुछ फ्यूचर देख लेता है। अब तुम रोड पर जा रहे हो एकदम लफुगिरी करके, तो कोई भी तुमको देख के कह देगा कि आगे जाके मरा ही नहीं जाएगा। लहरिया कट मार के चल रहा है, पूरा पीले है, लहरिया कट मार के जा रहा है, आगे जाके बिदौर दिया, तो पहला ही तुमको सब आदमी कह देगा, अगर आगे जाके बिदौर देगा तो उसको क्या कहते हैं, दार्शनिक, जिसको फ्यूचर दिखे लगता है। अब कोई राजा है, खा रहा है, पी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सूत रहा है, नाच गाना देख रहा है, तो उस पर कोई भी आक्रमण करेगा तो नहीं जीत जाएगा, जीत जाएगा। तो वही दार्शनिक लोग कहा देता है, ठीक है, कल्याण हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और वह दार्शनिक जा करके दूसरा राजा को बता देता था कि देखिए अगर आप इसके यहाँ आक्रमण करते हैं तो आपका जीतना निश्चित है। और राजा ना कुछ सोचता था ना समझता था, निकल जाता था कि चलो रे सबको उसको निकालेंगे। आज सुन में सीधे पहुँच जाता था एकदम, ऐसा ऐसा बात रहता था। चल देखिए क्या था, एक दार्शनिक था, इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। 1830 ईस्वी में सोचिए बाबू कि 1815 से लेके 1848 तक के काल को कहते हैं मेटरनिक काल। मेटरनिक काल, और ये हुआ था 1830, मतलब कि मेटरनिक के रहते हुए भी इतना शक्तिशाली थे। मतलब सोचिए ये 1830 ना है जी, 1830 ईस्वी। देखो 1805 में जन्मे हुआ, 1830 में कोई आंदोलनों कर दिए, नागरिक आंदोलन, मात्र 25 साल की उम्र में। अब आजकल 25 साल की उम्र में हेलो फोन ना उठाए बा, आज सर में ये सब चल रहा है कि नहीं, सड़क पर सब घूमल चल रहा है कि नहीं। कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो अलग बात होता है, लेकिन समझिए 25 साल की उम्र में आजकल के नौजवान कोई नागरिक आंदोलन निकाल सकता है। जब कोई आंदोलन अपन मुखिया के अपन मुखिया के प्रति तो बोल ही नहीं पाता जी कि सड़क काहे नहीं बनाया अभी तक, बोल पाता है कोई? बोले सामने कोई बोल देगा, पीछे तो मोदी जी को कोई भी गाली देता है जी। सामने 2-4 गो वही डेयरिंग आदमी 2-4 गो रहता है कि नहीं, मुझे इमेजिनेशन रहते होंगे, है कि नहीं। इमेजिनेशन उस आदमी है, क्या इमेजिनी के दोबारा जन्म हुआ आओ का कोई दिक्कत। चल देखिए तो 1830 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चला, नागरिक आंदोलन चलाया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए जिनका समर्थक कुछ है तमाम जनता ने किया था, तो नागरिक आंदोलन ऐसा नहीं कि अकेले लेके चल दिया, इसका समर्थन किया सब लोग, जनता लोग मिल करके कि नहीं अगर करते हैं तो कहानी कुछ फायदा होबे करेगा, है कि नहीं। ऐसा अत्याचार कर रहा है मेटरनिक, और मेटरनिक से बचने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो नागरिक आंदोलन निकाला, कब निकाला गया, तो 1830 ईस्वी। अब देखते हैं कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना कर दी। सोचिए 30 में नागरिक आंदोलन निकाला, और अगला साल तुरंत 31 में यंग इटली का स्थापना कर लिया, और 3 साल के बाद 1834 में यंग यूरोप की स्थापना भी कर दिया। कोई दिक्कत समझ में आया? तो बताइए नागरिक आंदोलन किसने चलाया, किसने, मेजनी ने। नागरिक आंदोलन कब हुआ गया, तो 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी। यंग इटली की स्थापना किसने किया, और किसने किया, कब हुआ, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, कब हुआ, 1834 ईस्वी में। हम आप बोलते हैं बाबू, आप लोग पीछे पीछे बोलते जाइएगा, है कि नहीं है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो मेजनी के बारे में पढ़ लिए पूरा चीज। अब देखो बाबू कहता है कि 1830 ईस्वी के यूरोपीय क्रांति या तो फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। 3 गो क्रांति मुख्य रूप से है, 1789 का, 1830 का, एक 1848 का। 1848 तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 1830, क्योंकि 1789 खत्म कर दिए। 1789 की क्रांति क्या कर दिए, खत्म कर दिए। 1789 की क्रांति में शासक कौन था, लुई 16वां था, और उसको 2 गो मिल करके आगे बढ़ाए थे। कौन कौन थे, वाल्ट मेयर रूसो एगो मॉन्स्यूफ। सुन में
भूल जाते हो। देखो इसमें क्या है कि एक नया सम्राट बना जिसे कहते हैं लुई 18वां। लुई 18वां, लुई 16वां खत्म, उसके बाद कौन बना? लुई 18वां। लुई 18वां, देखो लुई 16वां के बाद कौन बना था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद कौन बना? लुई 18वां बना सम्राट। कौन बना? लुई 18वां सम्राट बना। अब देखो सन 1824 में, देखो 1824 ईस्वी में क्या हुआ? लुई 18वां का कुछ हो गया, मृत्यु भी हो गया। लुई 18वां क्या हो गया? मृत्यु। तो देखो सन 1815 ईस्वी में क्या बना? सम्राट बना। 1815 में क्या बना? सम्राट। और 1824 में जय श्री राम। खत्म कहानी। मतलब 9 साल, मात्र कितना? 9 साल, मात्र कितना? 9 साल सम्राट रहा, उसके बाद खत्म कहानी। अब देखो चर्च शक्ति को बढ़ा दिया गया। चर्च शक्ति को क्या किया? बढ़ावा दिया। तो किसने किया चर्च शक्ति पर बढ़ावा? लुई 18वां। लुई 18वां। तो आपसे पूछेगा कि इसके द्वारा किया गया काम कौन कौन है? तो चर्च शक्ति को बढ़ा दिया, चर्च शक्ति को बढ़ावा देना, मताधिकार को सीमित कर दिया। जो लुई 18वां है ना, बड़ी दिमाग वाला आदमी था, बहुत दिमाग। देखो कैसे कैसे दिमाग लगाया था। जो मताधिकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। मताधिकार का मतलब वोट देना सीमित कर दिया। वोट सामंत लोग ही दे सकते हैं, मात्र सामंत लोग और जमींदार लोग। तो सामंत और जमींदार किसके आदमी थे? राजा के। किसके? राजा के। तो राजा के आदमी राजा के वोट ना देगा तो किसको वोट देगा? प्रजा के वोट देने का अधिकार नहीं था। आम आदमी वोट नहीं दे सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इतना हम लोग गलत काम कर रहे हैं कि हमको जनता वोट देगा? नहीं देगा। तो क्या किया ना, जनता से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस सामंत लोग देगा वोट। कौन देगा? सामंत लोग और जमींदार लोग वोट देगा, जो सिर्फ हमारा आदमी रहे। आज सुन में इतना दिमाग लगाता था। फिर देखो पोलेगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि पोलेगनेक को प्रधानमंत्री किसने बनाया? लुई 18वां ने पोलेगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब देखो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये 4 नियम बनाया था। कितना नियम? 4 नियम। और यही नियम इसको लेके डूब गया। यही नियम इसको लेके डूब गया। और यही नियम के बाद इस पर भी आंदोलन चला। इस पर क्या आया? आंदोलन चला। और इसके द्वारा आंदोलन चला, 3 दिन में समाप्त इसको कर दिया, खटिया खड़ा एकदम। देखो तो 26 जुलाई 1830 ईस्वी को पूरी जनता सड़क पर आ गया और आंदोलन शुरू कर दिया। सोचो बाबू, 25 जुलाई को क्या किया? 4 गो नियम बनाया। अब इतना खराब नियम, इतना भयानक नियम बनाया कि क्या किया कि ओकर अगले दिन, अगला ही दिन 25 जुलाई को नियम बनाया और 26 जुलाई के पूरा जनता जो है सड़क पर आ गया। सड़क पर आ गया कि हाँ, हमने के पैसा खाइत वाला आदमी हमने पर नियम चलाएगा। रुको तोरा बताते हैं। देखो अब इसका अगला पेज में समझते हैं। तो आपसे पूछेगा कि लुई 18वां में कितने नियम बनाए थे? 4। कब नियम बनाए? 25 जुलाई 1830 ईस्वी में। और पूरा जनता सड़क पर कब आ गया था? उसके एक दिन बाद, तो 26 जुलाई 1830 ईस्वी में। अब आगे देखिए कोची किया था इसके साथ में। देखिए फिर कहता बाबू, यह आंदोलन 3 दिन तक चले। देखो यह जो आंदोलन है मात्र 3 दिन तक चला। और बाकी सब जो आंदोलन है महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक चलता था। और ये आंदोलन कितना दिन तक चला? 3 दिन में एकदम राफ साफ कर दिया, एकदम जनता लोग मिलके एकदम खत्म कहानी, टाटा बाय बाय एकदम। आज सुन में एकदम पूरा देखो ना, कि देखो कैसे करता है कि यह आंदोलन 3 दिन तक चला, जिसे फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। 3 दिन में कोई राजा का हटा देना समझता है जी जनता के द्वारा? कितना सब खिसियाल होगा। रुक चल तू मिल बाहरे, है कि नहीं है? अब देखो अब बुर्बो वंश का, और अब हम लोग पढ़ेंगे आर्लेहेंस वंश का। आर्लेहेंस वंश की स्थापना हो गई। देखो आर्लेहेंस वंश की स्थापना हो गई और इसमें लुई फिलिप राजा बन गया। तो बताइए कि लुई मतलब कि लुई 18वां के बाद हमारा राजा कौन बना? लुई फिलिप। और ये कौन से वंश का था? आर्लेहेंस वंश। आर्लेहेंस वंश का था। कौन से वंश का था? आर्लेहेंस वंश के था। कोई दिक्कत है?
समझ में आया? तो बताइए सबसे अब पहले कौन सा वंश राज करता था? लुईस बुर्बो वंश राज करता था। और बुर्बो वंश का सब ओइसने के ओइसने था। तो राजा सब आदमी सब सोचा ना कि देखो सब तो ओइसी कर रहा है, एक नया आदमी को बना करके देखते हैं क्या होता है। तो ये किसको बना दिया? आर्लेहेंस वंश को बनाया। और इसमें किसको बनाया? लुई फिलिप को राजा बना दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो अब तो नहीं रेगुलर बेस में पढ़ रहा था तब ना। अब देखिए 1800 देखो जुलाई 1830 की क्रांति के कारण को लिखिए। क्या क्या कारण थे इस क्रांति को होने के लिए? कितना कितना क्रांति था? अब देखिए अब समझते हैं कि फ्रांस 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत की गई थी। 1830 ईस्वी में कौन सा युद्ध? गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब होता है फ्रांस के मैदान में हुआ होगा युद्ध। सुन में अब हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में एक युद्ध हो जाए तो उसको कहेंगे हम लोग गृह युद्ध। अब भारत में हो जाए तो उसको भी क्या कहेंगे? गृह युद्ध ही कहेंगे। भारतवासी हम हैं और भारत में कोई युद्ध होता है तो गृह युद्ध है कि नहीं है? एकदम है। तो फ्रांस के लोगों के लिए वो कौन सा युद्ध हो जाएगा? गृह युद्ध हो जाएगा। अब देखिए जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। ऐसा में देखो मेटरनिक का कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। जैसे ही में फ्रांस में अगर कोई बदलाव होता है, फ्रांस में अगर कोई बदलाव होता है तो उसका प्रभाव पूरा यूरोप पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? पूरा यूरोप पर पड़ता है। अब सोचिए ना जी कि अगर आपके घर के मालिक चेंज हो जाए, बदल जाए, तुमको पैसा दे रहे हैं और तुम्हारा मालिक एकदम चेंज हो जाए, हम पैसा नहीं देंगे, ऐसे नहीं करेंगे, घर का राशन नहीं लाएंगे, तो तुम्हारे पूरा घर का स्थिति खराब होगी ना होगा। अगर पूरा आप पैसा खूब देने लगेंगे, एकदम अच्छा से सबके सेवा पानी कर लेंगे, फिर भी स्थिति खराब होगा, अच्छा हो जाएगा, है कि ना? स्थिति चेंज हो कि ना होगा। उसी तरह से करता है कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। आए सुन में। अब देखो इस क्रांति को चार्ल्स दशम ने एक स्वेच्छारी निरंकुशवादी राजा था। कौन था? चार्ल्स दशम कैसा था? स्वेच्छारी और निरंकुशवादी राजा था, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया? दबाने का कार्य किया। मतलब ये भी जो राजा था ना वो इसने है। ये भी जो राजा है देखो तो राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का प्रयास कर रहा है। तो अच्छा आदमी था? बिल्कुल नहीं। अगर राष्ट्रीयता की भावना को और उजागर करता, राष्ट्रीयता की भावना का मतलब कि देश के प्रति जो प्यार लोगों के बीच में था उसको दबाने का कष्ट किया। और जानते हो क्या कहता था? ये कहने गया जी, हाँ, चार्ल्स दशम कहता था ना कि देखो देश के प्रति प्यार राष्ट्रवाद नहीं बल्कि राजा के प्रति प्यार ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इसका कहनाम था कि देखो जनता लोग, अगर तुम हमसे प्यार करोगे तो वो होगा राष्ट्रवाद, अगर देश से प्यार करोगे तो वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो अगर हमसे प्यार करोगे तो वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रवाद। ऐसा में इसका ऐसा कथन था। अब देखिए राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया? दबाने का कार्य किया। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलेग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसका विरोध उदारवादी लोग ने जमकर किया। उदारवादी समझाए थे ना आपको जी। उदारवादी लोग वैसे जो गरीब लोग को आर्थिक स्थिति में ऊपर कर रहे थे, मतलब कि सबको लेकर के चल रहे थे। और पॉलेग्नेक जो ऐसा जो था प्रधानमंत्री, वो क्या था? जो गरीबों को नहीं देखना चाहता था, गरीबों को देखना नहीं चाहता था। अगर गरीबों को नहीं देखना चाहोगे तो उदारवादी जो लोग हैं वो लोग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो जम करके विरोध किसका किया? पॉलेग्नेक के सब लोग जम कर विरोध किया कि देखिए अगर आप लोग गरीबों को नहीं देख सकते हैं तो आप लोग क्यों प्रधानमंत्री बने हैं, है कि नहीं? और जो उदारवादी लोग हैं ये सब मध्यम वर्ग के थे। कौन से वर्ग के? मध्यम वर्ग के। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उस समय किस वर्ग के थे आदमी? मध्यम वर्ग के ही थे। सुन में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अब देखो अब कहता है बाबू कि 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव को लिखे। कि 1830 ईस्वी जो हुआ था उसके बाद हमारा क्या क्या प्रभाव पड़ा था जनता के ऊपर या साम्राज्य के ऊपर। तो सबसे देखिए तो
कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को क्या किया, असफल किया। क्या किया, असफल। मतलब वियना सम्मेलन जो हुआ था ना, उसको फिर से रद्द कर दिया गया। फिर से क्या किया, रद्द किया गया। पहला बार वियना सम्मेलन हुआ था, नेपोलियन के जो अच्छा सा काम कर रहा था उसको हटा दिया गया। लेकिन अभी जो हुआ वो क्या किया कि वियना कांग्रेस में जो दोबारा निर्णय लिया गया था ना कि सब कुछ जैसे था वैसे हो जाए, उसको हटा दिया। अब देखो क्या होता है कि देखो पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हो गया। अच्छा बात है कि नहीं है। देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया, है कि नहीं है। देशभक्ति की जो भावना है, देश के प्रति प्यार करने की जो सब में जागरूकता था, उसको क्या किया, बढ़ाया गया। सबको समझाया गया कि देखो बाबू, देश के प्रति प्यार ही राष्ट्रवाद कहलाता है, राजा के प्रति प्यार राष्ट्रवाद कहलाता नहीं है। ऐसा में फिर कहा जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया। ऐसा में क्योंकि ये सब जो था ना, सब ये सब विकसित था, ये सब जो आगे बढ़ रहा था। और उस समय सबसे ज़्यादा विकासशील कौन था, तो विकसित था यूनान था। कौन था, यूनान था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो ये हमारा था आज का क्लास। ये हमारा कब का क्लास था, आज का। और आज हमारा कितना, बस कल का क्लास से पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म। और कल हम लोग चलाएंगे बाबू 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग इटली का एकीकरण, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद पढ़ाएंगे यूनानी स्वतंत्रता सेनानी। कोई दिक्कत। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास टुमारो। यहीं बाय बाय।